नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी जाट, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। बीए पार्ट सेकंड के पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जिक्र किया था मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में क्या अंतर है और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। इस पर हमारा एक व्याख्यान था। आज का जो हमारा व्याख्यान है वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें हम भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध कराए गए मौलिक अधिकारों के बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और वह मात्र अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। देखिए, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, इस बारे में हमने पिछले व्याख्यान में परिचर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है, जबकि कानूनी अधिकारों में संसद सामान्य विधि द्वारा संशोधन कर सकती है, उनमें अतिक्रमण कर सकती है, उनको कम या अधिक कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 300 कै के तहत संपत्ति के अधिकार को स्थापित किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हम कर सकते हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण संकल्पनाएं या अवधारणाएं हैं: विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, चाहे कर्मचारी हो या भारत का राष्ट्रपति हो, दोनों ही कानून के सम्मुख समान होंगे। दूसरा है विधि का समान संरक्षण, क्योंकि विधि नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करती है कि सभी व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण भी प्राप्त है अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को निषिद्ध किया गया है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, केवल सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर। इस प्रकार समानता का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक विभिन्न प्रावधानों द्वारा समानता और अवसर की समानता को सुनिश्चित किया गया है। ये जो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये असीमित नहीं हैं। इन पर राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बाद में दूसरा का मौलिक अधिकार आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। कि अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, भारत में अबाध संचरण करने, निर्बाध घूमने व बसने तथा कोई भी कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत ये जो 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है।
अनुच्छेद 20 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में यह प्रावधान जोड़ा गया। और आज हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के तहत ही प्राप्त है। और अनुच्छेद 22 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद हम तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार व बेगार अथवा बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 में किसी फैक्ट्री, खान या संकट में गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। आपका जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त चौथा अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण तथा किसी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसमें 3-4 बातें हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो 25 है वो एक व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्ति से अधिकार है, क्योंकि हम जिक्र करेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने, संपत्ति का अर्जन व स्वामित्व तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 25 जहां एक इंडिविजुअल को प्राप्त अधिकार है, तो अनुच्छेद 25 है वो एक कलेक्टिव है, अर्थात एक समुदाय अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है, संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उसका प्रशासन करने का उसे अधिकार होता है। अनुच्छेद 27 में उल्लेख किया गया है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने या उसका पोषण करने के लिए राज्य कर अदायगी हेतु नागरिकों को बाध्य नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राज्य नागरिकों से एकत्रित कर को किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने पर खर्च नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 में प्रावधान किया गया है कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। और 5वां अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 भारतीय नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। और अंत में हम चर्चा करते हैं जो छठा मौलिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के द्वारा भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसा कि इसके शब्दों से हम समझ सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी ट्रीटमेंट का अधिकार, अर्थात कि इसके पूर्व के जो जिन 5 मौलिक अधिकारों पर हमने परिचर्चा की कि उनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति या नागरिक न्यायालय में जाकर के और उपचार ले सकता है, ये भी उसका मौलिक अधिकार है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा। तो आज के व्याख्यान में हम यहीं तक अपनी बात को सीमित रखते हैं। अगले व्याख्यान में देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है, विशेष रूप से
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में इस पर हम परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। पीपीटी है ना, ये तरीके यार हमें बताओ ना पीपीटी वाला। अरे यार ये कहाँ गया? जसराज जी हैं क्या यहाँ पर?